हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका ये संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन का भाग 2 है। इससे पीछे मैंने आपको भाग 1 कवर करा दिया है, आप उसको कवर करिए, भाग 2 को भी अच्छे से देखिए। और ये मेरा आपसे वादा है कि 100 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैं विद डिस्कशन उन 100 क्वेश्चन को यहाँ पर लेता हूँ। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मनी बिल का अर्थ होता है धन विधेयक की चर्चा की गई है। तो देखिए बड़े आराम से आपको समझना है, धन विधेयक भारतीय संविधान में जो परिभाषित किया गया है वो 110 में है, लेकिन याद रखना 109 में क्या है, तो 109 में आपका धन विधेयक की चर्चा है। धन विधेयक की चर्चा 109 में है, लेकिन धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है वो 110 में किया गया है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो धन विधेयक की चर्चा 109 में है। वहीं अनुच्छेद 115 में क्या है, तो अनुपूरक विधेयक की चर्चा है। अनुपूरक विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो अनुपूरक विधेयक की चर्चा 115 में की गई है, आपको याद रखना है। तो बोलो बात क्लियर हो गई। तो मनी बिल किस अनुच्छेद में है, 110 में। आज की क्लास में जीडी से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होगा मैंने उनको भी कवर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे आइए। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिए हैं मैंने आपको। अनुच्छेद 249 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अनुच्छेद 249 केंद्र सरकार को ये शक्ति देता है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। याद रखना है, राज्य सूची पर कानून बना सकता है। कौन बना सकता है भाई, तो ध्यान रखना है, कौन, केंद्र बना सकता है। इसकी चर्चा किस में की गई है, अनुच्छेद 249 में की गई है। पिछले क्लास में मैंने बताया कि राज्य सूची में उल्लेखित विषय जैसे कृषि हो गई, तो ये सब विषय कृषि है, सिंचाई है, राज्य सूची के विषय हैं। यदि राज्य सूची पर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 249 का प्रयोग कर उस पर कानून बना सकती है। बात क्लियर है। आगे आइए, अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय संधि करार है। अंतर्राष्ट्रीय संधि करार, ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय संधि करार की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 253 में। अनुच्छेद 266 में क्या है, तो संचित निधि की चर्चा है। मैंने आपको बताया था राज्यपाल का वेतन संचित निधि से दिया जाता है या फिर राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये चर्चा का विषय है। मैं आपको कमेंट करने के लिए कहूँगा, आपको कमेंट करना है कि राज्यपाल का वेतन कहाँ से मिलता है, राज्य की संचित निधि से या फिर केंद्र की संचित निधि से, ठीक है, आप कमेंट करके बताओगे। आगे अनुच्छेद 312 में क्या है, तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 312 में की गई है। एक बार देख लीजिए, 249 राज्य सूची पर कानून बना सकता है कौन, केंद्र सरकार। आगे 253 अंतर्राष्ट्रीय संधि करार, 266 में संचित निधि है जहाँ से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि का वेतन दिया जाता है। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा की गई है, IAS, IPS, IFS, इन सभी की चर्चा की गई है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो हम सभी जानते हैं ये समानता का अधिकार क्या है, तो ये एक मूल अधिकार है। आराम से समझना बात मेरी। देखिए मूल अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं, हम सभी जानते हैं। उसके बाद में इनकी चर्चा भाग 3 में की गई है। कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद
12 से शुरू होकर ये कहाँ तक जाते हैं, 35 तक जाते हैं। ठीक है, जब मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। अब संख्या इनकी घटकर 6 रह गई है। अब संपत्ति का अधिकार कहाँ पर है, अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक को बोलते हैं हम लोग समानता का अधिकार। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 15 क्या है, 16 क्या है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है। इस प्रकार से समझा चुका हूँ पीछे। ठीक है, तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से है, 14 से लेकर 18 तक है। अब आगे आइए, यहाँ पर कुछ बातों को सुनिए। देखिए, तो समानता का अधिकार अभी हमने आपको बताया अनुच्छेद 14 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 22 तक जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से 24 तक होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये 29 और 30 में है। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। आपके एग्जाम में कभी कोई भी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है, तो आप इनको याद रखोगे। समानता का अधिकार 14 से 18 है, स्वतंत्रता 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 है और वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। हम सभी जानते हैं कि मूल अधिकारों की जो प्रकृति होती है वो न्यायोचित होती है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यदि मूल अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट भी जारी करता है, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। यदि मूल अधिकार का हनन होगा आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, ये आपको याद रखना है। इसीलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है, न्यायोचित होती है। बोलो, बात क्लियर हो गई? अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय में इसे कितने अध्यायों में बांटा गया था। यानी मूल संविधान की ये बात करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि मूल संविधान में भाग कितने थे, तो 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे, तो 395 थे। वहीं अनुसूची कितनी थी, तो इनकी संख्या 8 थी, लेकिन इनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है बढ़ के, तो वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ के 12 हो गई है। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो यही पूछा हुआ कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था, तो 22 अध्यायों में विभाजित किया गया। अब मैं आपको अगली स्लाइड में किस भाग में किसकी चर्चा की गई है वो यहीं पर मैं ख़त्म कराने वाला हूँ। जरा देखिए ध्यान से, आइए इधर। भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में है संघ व राज्य। याद रखोगे ना, भाग 1 में संघ राज्य है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। याद कर लेना, मेरे साथ साथ बोलो, मन मन में स्मरण करो। जैसे मैं लिखते जाऊं वैसे आप मन में बोलते जाओ, ठीक है ना। चलिए, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार भाग 3 में है। उसके बाद भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है। वही भाग 5 में क्या है, संघ व्यवस्था है। जैसे संघ व्यवस्था मतलब जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, संसद हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गया। इन सब की चर्चा कहाँ की गई है, भाग 5 में। 6 में क्या है, राज्य व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था का कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे सीएम हो गया, राज्यपाल हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इत्यादि की चर्चा किस में की गई है, तो 6 भाग में की गई है। 9 में क्या है, नगर पालिकाएं हैं। 9 में क्या है, नगर पालिकाएं की चर्चा की गई है। नगर पालिकाओं की चर्चा है 9 में। 1 में क्या है, आंखें बंद करके स्मरण करो, संघ राज्य है। 2 में क्या है, नागरिकता। 3 में क्या है, मूल अधिकार। 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत। 5 में संघ, प्रधानमंत्री, केंद्र की मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 6 में क्या है, राज्य व्यवस्था है, सीएम वगैरह हो गया। 9 में क्या है, नगर पालिका है। यहाँ तक याद हो गया। चलिए आगे समझिए, यहाँ आ जाइए। यहाँ पर देखो 10 में क्या है, तो 10 में SC ST क्षेत्र के बारे में चर्चा है। 14 में क्या है, तो 14 में आपके पास अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा किसमें की गई है, 14 में। 15 में क्या है, तो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ठीक है, भाग 15 में। 17 में क्या है, राज्य भाषा है, राजभाषा की चर्चा है। 18 में क्या है, आपात उपबंध है, आपात उपबंध जो जर्मनी से लिया गया था। 20 में क्या है, संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन की चर्चा किसमें की गई है, तो भाग 20 में की गई है। 22 में क्या है, तो संसद में संक्षिप्त नामों की चर्चा है, ठीक है। फिर देखिए एक बार, 10 में SC ST का क्षेत्र है, 14 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 15 में निर्वाचन आयोग है, 17 में राजभाषा, 18 भाग में आपका क्या है, तो आपात उपबंध है। 20 में संविधान संशोधन है और आपका 22 में क्या है, तो 22 में संक्षिप्त नामों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से 22 भाग क्लियर। एक बार फिर सुनिए, भाग 1 में ध्यान से मेरे साथ बोलो, मन मन में बोलो। 1 राज्य संघ, 2 नागरिकता, 3 मूल अधिकार, 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, 4 का मूल कर्तव्य, 5 संघ, 6 राज्य, 9 नगर पालिका, 10 SC ST, उसके बाद सीधा 14 अखिल भारतीय, 15 निर्वाचन आयोग, 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध, 20 संविधान संशोधन, 22 में आपका संक्षिप्त नामों का वर्णन किया गया है। तो 22 भाग आपको याद हो जाने चाहिए अभी इसी वीडियो में, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आगे आइए। क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित रखता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 29। मैं पहले ही कह चुका हूं, अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दर्शाता है। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक। तो अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना आप कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं आप अनुच्छेद 26 में, याद रखोगे। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना अनुच्छेद 26 में कर सकते हो। तो मुख्य रूप से इतना ही याद रख लेना। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है, मौलिक अधिकार है। 26 में धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण को दर्शाता है। हम जानते हैं हमारे संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, यानी बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, और जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बताया गया है। याद रखोगे, बजट शब्द के स्थान पर संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, जो अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 101 में क्या है, तो अनुच्छेद 101 में संसद में रिक्त स्थान, संसद में रिक्त स्थानों की चर्चा की गई है 101 में। 102 में क्या है, संसद सदस्य की अयोग्यता के आधार पर उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, अनुच्छेद 102 में है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण और 101 में संसद का रिक्त स्थान है। बोलो बात क्लियर है, ओके। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। अनुसूचियां आपको याद हो गई होंगी, फिर से मेरे साथ एक बार रिवीजन करिए। अनुसूची नंबर 1 में क्या है, तो 1 में संघ और राज्य की व्यवस्था है, 2 में विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5 में SC ST का क्षेत्र है, 6 में ध्यान रखना पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं।
कल थोड़ा इसमें गलत हो गया था, मैंने मणिपुर लिखा दिया, वह मेघालय होगा, ठीक है, याद रखना है। 6 में सूचियों की चर्चा है, 8 में भाषाएं हैं, 9 में न्याय निगमन है, 10 में क्या है, दल बदल है, 11 में ग्राम और 12 में शहरी है। तो 12 अनुसूचियों को याद रखोगे। तो यही पूछा हुआ है कि अनुसूची नंबर 2 में किसकी चर्चा की गई है, तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा अनुसूची नंबर 2 में है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है? ध्यान से सुनते रहना बात, अध्यादेश। पहला क्वेश्चन एग्जाम में यह आता है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश कौन सा अधिनियम करता है, ठीक है। तो अधिनियम 1861 का अधिनियम भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने का एक नियम बताता है, 1861 का, जो लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। याद रखोगे इतनी बात। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद में ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा का कोई सत्र चल रहा होता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यदि कोई कानून की आवश्यकता पड़ जाए तब केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर, याद रखोगे ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल लिख के देगा कि राष्ट्रपति महोदय जी आप एक अध्यादेश लाइए। अगर कोई कानून की आवश्यकता होगी तब, याद रखना, तब राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में की गई है। याद रखोगे। इस अध्यादेश का याद रखना है जीवन काल। जीवन काल 6 माह का होता है, लेकिन ध्यान रखना जब एक बैठक हो जाती है उसके बाद इसका जीवन काल 6 सप्ताह का रह जाता है। याद रखोगे, संसद की जिस दिन बैठक हो जाएगी उसके बाद 6 सप्ताह के अंदर अंदर ये समाप्त हो जाता है। इसका सेम वही प्रभाव होता है जो संसद कानून बनाती है, और उसके द्वारा बनाया गया जो कानून होगा, जो शक्ति उसकी होगी, वही शक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति जी के अध्यादेश की होती है। याद रखोगे। ये अध्यादेश अगर एग्जाम में राज्यपाल का पूछ ले तो राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में है। किस में? अनुच्छेद 213 में। जबकि राष्ट्रपति जी का किस में है? 123 में। शक्ति कौन प्रदान करता है? 1861 का अधिनियम। जीवन काल कितना होता है? 6 माह का। बैठक के बाद 6 सप्ताह का रह जाता है। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है? तो आपको यहाँ याद रखना है एक ट्रिक, उसरा निकाह चुस। उसरा निकाह चुस याद रखना है। ये 63 से शुरू होकर चलती है। 63, 64, 65, 66, 67, 68 और ये 69, जिसमें राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है नी से निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। तो याद रखोगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? आपका 66 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में करते हैं? तो याद कर लो भैया इसको, अनुच्छेद 164। अब मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा, उस ट्रिक से पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यदि आप केंद्र के अनुच्छेद में, ध्यान सुनो, यदि आप केंद्र के अनुच्छेद में 89 प्लस कर देते हैं तो कुछ हद तक राज्य के अनुच्छेद बन जाते हैं। जैसे 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, तो यदि हम इसमें 89 प्लस कर दें तो ये कितना बन गया? 164 बन गया। कितना बन गया? 164। तो इसमें क्या होगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। ओके, अब आगे सुनिए। 79 में संसद की चर्चा की गई है। अब मैं आगे बताऊंगा। 79 में संसद है, तो यदि इसमें 89 कर दोगे 168 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? विधान मंडल हो जाएगा। ठीक है, याद रखोगे इतनी बात। देखिए आगे आइए। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है।
राज्यसभा है, और यदि आप इसमें 89 ऐड कर दोगे तो 169 बन जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगी। और यदि आप 181 में क्या है, लोकसभा है, 89 ऐड कर देते हो तो 170 हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, विधानसभा। तो याद रखना इतनी बात, यदि आप लगभग केंद्र के अनुच्छेदों में 89 ऐड कर देते हो तो राज्य के अनुच्छेद बन जाते हैं, ठीक है। तो यही पूछा गया था, अनुच्छेद 130 हो जाएगा, इज राइट वन आंसर। अब आगे आइए, देखो यहाँ पर कुछ अनुच्छेद है जो मैंने अभी आपको बता दिए। 163 में क्या था अभी आपको मैंने बताया, ये कमेंट करके बता दो फटाफट से। 164 भी मैंने आपको बता दिया, कमेंट करो। 168 भी हमने आपको बता दिया, 69 भी बता दिया, और 70 भी आपको बता दिया, ठीक है। तो इनके बारे में क्या क्या मैंने बताया, आप पिछली वीडियो यानी आप पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर इनके आंसर अपने से करने की कोशिश करिए कि क्या क्या आंसर हो सकता है, कैसे 89 ऐड करके 163 बनेगा, फिर 164, 168, 169 और 170 बनेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने का या गंवाने का संबंधी प्रावधान है। क्वेश्चन में इतना पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता संबंधी अधिनियम किस वर्ष आया। तो देखिए, भारतीय नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में आया, और नागरिकता की चर्चा भाग 2 में की गई है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। याद रखोगे इतनी बात, ओके। अब आगे आइए, भारत की नागरिकता प्रदान कौन करता है, ये करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रदान करता है, लेकिन इससे नियम कौन बनाता है, तो नियम बनाता है संसद, अनुच्छेद 11 के तहत, ठीक है। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से मिल सकती है, मिल सकती है तो ये 5 प्रकार से मिल सकती है। कौन कौन से, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, जीते गए क्षेत्र के आधार पर, जीते गए क्षेत्र के आधार पर। तो 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हो, और संसद कानून बनाती है 11 में। ध्यान रखोगे इतनी बात, प्रदान करता है गृह मंत्रालय। मिल सकती है किसको, तो ये मिल सकती है कितने प्रकार से, 5 प्रकार से, ठीक है। अब देखो आगे बढ़िए, नेक्स्ट थोड़ा यहाँ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया। हमें पता है कि मूल कर्तव्यों की चर्चा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के ए में की गई है। बोलो बात क्लियर। तो संविधान में मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, और इसकी जो सिफारिश की थी वो स्वर्ण सिंह समिति ने करी थी। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो 8 की सिफारिश की गई थी, लेकिन जोड़े कितने गए थे, तो जोड़े गए थे 10। याद रखोगे, जोड़े कितने गए थे, 10 जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या 11 है। लेकिन 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वां संवैधानिक संशोधन होता है कब, तो 2002 में। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता को ये अनिवार्य कर दिया गया कि उन बच्चों को वो स्कूल भेजें, ठीक है। कब जोड़ा गया, 2002 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा आपका आंसर 42वां संवैधानिक संशोधन। सिफारिश स्वर्ण सिंह ने करी है, कितने मूल कर्तव्यों की थी, 8 मूल कर्तव्यों की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आगे आइए। क्वेश्चन कहता है, संसद के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है कब? 2009 में पारित हुआ है। अब देखिए संसद में कुछ और भी अधिनियम पारित हुए हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो मैंने उनको एक स्थान पर लिया है। देखो गौर से, यहाँ आइए। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दहेज निवारक अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम 2005। याद रखोगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और दहेज निवारक अधिनियम 1961 और वहीं घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम 2005। बात क्लियर हो गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है परमादेश क्या है? तो मैंने कल ही आपको बताया, परमादेश अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार का जब हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें से एक होती है परमादेश। इसका अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी पद पर आसीन हो जाता है तो उसको आदेश दिया जाता है हटने का। तो यही है, किसी सरकारी निकाय से उनके कर्तव्यों का पालन कराना ही क्या होता है? आदेश। परमादेश का अर्थ होता है आदेश देना, यानी आप कर्तव्यों के पालन कराओगे तो वही क्या होगा? परमादेश होगा, आदेश। कितने प्रकार की रिट होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पक्ष, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। कमेंट करके बताओगे यदि मूल अधिकार से अन्य यदि अन्य मामला है तब सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? यदि मूल अधिकार से अन्य कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत ये रिट जारी करता है? आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य के नीति न्याय सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो अभी पढ़ा के लाया हूं आपको, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसकी चर्चा है। भाग 3 में मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। भाग 5 में क्या है? संघ है। और भाग 6 में क्या है आपके पास? तो राज्य की व्यवस्था की चर्चा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहता है समान सिविल संहिता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है जो गोवा में लागू है? कहाँ लागू है? गोवा में लागू है। समान सिविल संहिता की चर्चा अनुच्छेद 44 में की गई है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके अंतर्गत आ जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। अच्छा याद रखना, अनुच्छेद 42 में क्या है? तो मातृत्व लाभ है। आप देखते हैं ना, सरकारी हॉस्पिटल से मातृत्व लाभ मिलता है, बच्चा होने पर, लड़का या लड़की होने पर मिलता है, तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 42 में की गई है, ठीक है। अब देखो हमने आपके लिए कुछ अनुच्छेद और लिए हैं, उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत गठन, 48 कृषि पशुपालन संगठन, 48 का एक पर्यावरण सुरक्षा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आइए, 49 राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा, 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिव्यक्ति की चर्चा है। याद रखोगे ना इतनी बात? ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो सबसे पहली बात आपको इतना पता होना चाहिए कि इस कार्यपालिका होती क्या है। संघीय कार्यपालिका, आराम से समझिए। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका की चर्चा अनुच्छेद 52 से शुरू होकर अनुच्छेद 78 तक चलती है। याद रखोगे, संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। और इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आता है राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, और इसमें मंत्रिपरिषद आती है, उसके बाद इसमें उपराष्ट्रपति आता है, और इसमें अटॉर्नी जनरल आता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी इसमें आता है। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल ये आते हैं। लेकिन इनमें जो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है, ध्यान रखना है, संवैधानिक रूप से वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक की अगर हम बात कर लें तो प्रधानमंत्री होता है। अगर वास्तविक की बात कर लें तो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। लेकिन संवैधानिक रूप से कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात क्लियर हो गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? यानी लोकसभा की बैठक हो गई या राज्यसभा की बैठक, इसको बुलाने का और स्थगन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के पास। हमें पता होना चाहिए 85 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 में। ठीक है। अनुच्छेद 87 कहता है कि जब भी पहले सदन की बैठक होगी, चाहे लोकसभा की हो या राज्यसभा की, तो उसमें राष्ट्रपति का एक अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण की चर्चा अनुच्छेद 87 में की गई है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं अनुच्छेद 108 में। किस में बुलाते हैं? अनुच्छेद 108 में। याद रखोगे, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो यही पूछा गया था, बुलाने या स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन ध्यान रखना है राज्यसभा भंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो एक स्थायी सदन होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यही पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यदि राष्ट्रपति जी नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत का राष्ट्रपति बनेगा। यदि वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे फिर वो राष्ट्रपति बनेंगे। बोलो बात क्लियर हो गई? तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि तो कौन बन सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और आप हमें कमेंट करके बताओगे कि एकमात्र ऐसे कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, लोकसभा का अध्यक्ष तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जो सबसे वरिष्ठ होता है लोकसभा के सदस्यों में, वो लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है, अपने ही सदस्यों में से चुना जाता है। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वो सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, जिन्होंने यानी दूसरी मतगणना में जिनका चुनाव पहुंचा था वो कौन थे? तो बीवी गिरी थे। कौन थे? बीवी गिरी इज राइट वन आंसर होगा। याद रखोगे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है, लगभग 1.5 साल तक इन्होंने पदभार संभाला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज राइट वन आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो पीछे पढ़ा के लाया हूं मैं आपको 6 माह के लिए। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? अब सुनिए ध्यान से, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के महाभियोग में, महाभियोग क्या होता है? तो राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित एक प्रक्रिया होती है। यदि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रक्रिया में भाग लेगा, वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। राष्ट्रपति के महाभियोग में हिस्सा राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य लेते हैं, तो वही व्यक्ति हिस्सा
उपराष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं। याद रखोगे इतनी बात। तो यहाँ पर यही पूछा गया था, तो आपका आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा के सदस्य, इस गलत आंसर हो गया। संसद के सदनों और विधानसभा, गलत, क्योंकि राष्ट्रपति के महाभियोग में विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। आगे आइए, लोकसभा के सदस्य, ये गलत हो गया। संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा, इज राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पदेन राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो हमने ये भी आपको बता चुका हूं मैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन ये किसी भी मत पर मतदान नहीं करता है, लेकिन बराबर होने पर निर्णायक मत का प्रयोग जरूर करता है। आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम 35 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो भी आपकी इच्छा हो, 250 साल, 150 साल के भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो भारत के संविधान में अधिकतम उम्र सीमा का प्रावधान नहीं है, ये आपको याद रखना है। न्यूनतम उम्र सीमा का प्रावधान है उपराष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति भी 35 साल का होना चाहिए कम से कम, राज्यपाल भी कम से कम 35 साल का होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री बनना है तो न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र सीमा 25 साल होनी चाहिए। यदि आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम उम्र सीमा आपकी 30 साल होनी चाहिए। बोलो, बात क्लियर हो गई? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? ध्यान रखोगे, निर्वाचित संसद, मैंने कहा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, अंतिम बैठक। उसके बाद उसे संसद में पारित कर दिया गया, लेकिन अस्तित्व में कब आई? तो ये आई है 1952 में। अस्तित्व में कब आई है? 1952 में आई है। अब जरा यहाँ पर आ जाइए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, राज्यसभा का गठन कब हुआ है? 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा का गठन। आगे, लोकसभा का गठन 2 अप्रैल 1952। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. मावलंकर। जे.बी. मावलंकर। आगे, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सच्चिदानंद सिन्हा। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और आपका लोकसभा के पहले अध्यक्ष जे.बी. मावलंकर। लोकसभा का गठन 2 अप्रैल 1952 और राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 में हुआ है। अगला क्वेश्चन में कहा गया संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना होना चाहिए? हमें पता है 1 वर्ष के अंदर संसद में 3 सत्रों का आयोजन होता है, बजटकालीन, मानसूनकालीन और शीतकालीन। इन सभी में जो अंतर होना चाहिए अधिकतम, वो 6 माह का होना चाहिए। कितने माह का होना चाहिए? 6 माह का अंतर होना चाहिए। कैसे होगा? देखिए, यदि मान लीजिए पहले मानसूनकालीन आपका हो गया, उसके 6 माह के बाद बजटकालीन होगा, 6 माह के बाद, उसके 6 माह के बाद शीतकालीन सत्र होगा। तो कितने हो गए? 6 और 6 12 माह हो गए। और 12 माह में तीनों ही सत्रों का आयोजन क्लियर हो गया। अब जरा यहाँ पर आइए, देखो बजटकालीन फरवरी से मई तक होता है। हो सकता है आपके पेपर में इनका समय पूछ ले। बजटकालीन फरवरी से मई, मानसूनकालीन जुलाई से सितंबर होता है, शीतकालीन नवंबर से लेकर दिसंबर तक होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो इतना आपको याद रखना है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। गिरकर चलना और चलकर संभलना, संभलकर नया इतिहास रच देना का नाम जवानी है। और जवानी किसी के दर पर भीख नहीं मांगती, मौत के पिंजरे से अपनी चाहत को खींच लाना नाम जवानी है। तो आपको एक अधिक मेहनत करना है और उसके साथ साथ रिवीजन भी लगातार करते रहना है, जिससे आपका अच्छे से सिलेक्शन हो पाए। आप देखते हैं मेरिट 60-65 जाती है, लेकिन उसके बाद
उससे ऊपर 10 नंबर बाद में फाइनल बढ़ जाता है। अभी आपने जीडी में देखा होगा, तो जो मेरिट जाती है आप उससे 10 से 12 नंबर ऊपर लेके आपको आना पड़ेगा, तभी जाकर आप फाइनल तक पहुंच पाओगे। और उसके लिए आपको एक कठिन परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। कठिन परिश्रम के साथ साथ आपका स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस पर भी विशेष तौर से गौर करना है। ज़रूरी नहीं है यदि आपसे कोई क्वेश्चन बन जाता है तो वो पेपर में नहीं आएगा, समझ गए। आपको उसी पर ज़्यादा फोकस करना है जो आपसे बन जाता है। क्यों करना है? यदि पेपर में वो आ गया तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस को एक नया मुकाम दो। ऑनलाइन सेट लगाते रहो, सप्ते में 1 सेट लगाइए। और हम बहुत जल्दी अब यूट्यूब पर आपके लिए मैथ की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के कमेंट में ये बताना कि जो मैथ का क्लास है उसका समय क्या रखा जाए। पर डे 20 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा। टाइम आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आइए, क्वेश्चन कहता है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित के लिए सक्षम प्रदत्त निकाय कौन सा है? तो हम बता के लाए हैं, कौन है? संसद है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद इसका नियम कानून बनाती है। प्रदान केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है। भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। 5 प्रकार से जाति, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, जीते गए क्षेत्र के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ पर आइए, कुछ देखो गौर से। अब भाग 2 में ये मैं करा चुका हूँ। अनुच्छेद 5 में जब संविधान लागू हुआ तो उसी समय नागरिकता के बारे में कुछ प्रावधान किए गए थे, उसकी चर्चा है, ठीक है। यहाँ 6 में क्या है? तो पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आया है उसके बारे में विशेष चर्चा है। 10 में नागरिकता के बारे में विशेष प्रावधान है। नागरिकता के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 10 में। 11 में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है कौन? संसद, उसकी चर्चा की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब इससे आगे का क्लास हम लोग कल के क्लास में करने वाले हैं। आपको बताइए कैसा लगा आज का क्लास। और हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग मिलते रहेंगे और बहुत जल्द आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैं एक ही वीडियो में मैराथन लेके कराने वाला हूं, उसको भी आपका संपूर्ण कराऊंगा, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करिए और जो भी क्वेश्चन छोड़ा है उसको बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।